स्टेट दर्शाते, जैसे कि नो, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, पार्डन, ये क्या है? सारी स्टेट्स है। क्या है ये? स्टेट्स। उसके बाद में लेदर से, कुशन से, तो कुशन, लेदर कौन सा नाउन है? हाँ जी, सभी लोग एक 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 एक। और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाए वो क्या होता है? कौन सी है? नाउन। तो फिर इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना जरूरी था, तो ग्रामेरियन ने एक रास्ता निकाला, वो था सेग्रीगेशन का। को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में? किस चीज के? चलो थोड़ा सा अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं और फिर जहां पे रुके थे वहां से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है? तो पहला वर्ड अल्फाबेट था या अल्फाबेट्स? अल्फाबेट। फिर मैंने आप लोगों को कहा था सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। सेंटेंसेस के टाइप्स कितने बताए आप लोगों को? अरे कितने बताए हैं? कितने टाइप्स बताए हैं? 5। कौन से है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद में इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। दीज आर द 5 टाइप्स दैट आई हैड गिवन टू यू। उसके बाद में हमने चर्चा की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें सबसे पहले बात की थी हमने सब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है ऑब्जेक्ट? कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज एंड क्लॉज। चलो जल्दी जल्दी बताते जाइए। हाँ जी, सभी लोग एक 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 एक। जिसके बारे में सेंटेंस में बात होगी वो आपका क्या होगा? और जो एक्शन को रिसीव करेगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो बात करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर नहीं होता उसमें। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर ना हो वो क्या होता है? हमारा फ्रेज होता है। क्या होता है? और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाए वो क्या होता है? फिर मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाई थी। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। कौन सी है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन का मतलब क्या होता है? चलिए सभी लोग, नेम ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग। प्रोनाउन क्या करता है सेंटेंस में? किसे रिप्लेस करता है? एडजेक्टिव किसके बारे में जानकारी देता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो ज्यादा जानकारी देगा वो कौन होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। कौन होगा? और बाकी अधिक चीजें दर्शाने का काम कौन करेगा? वर्ब करेगा। वेरी गुड। मतलब वर्ब सेंटेंस को क्या करता है? कंप्लीट करता है। एडवर्ब किसके बारे में जानकारी देता है? वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है। तो प्रीपोजिशन क्या बताता है? दो चीजों के बीच का रिलेशन स्पष्ट करने का काम कौन करता है? तो प्रीपोजिशन का यूज जनरली कहां पे किया जाता है? बिफोर नाउन या प्रोनाउन। इनका यूज सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है? नाउन या प्रोनाउन के पहले ही किया जाता है, बाकी कहीं पे भी उसका यूज। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लिख के दिए थे, उसे पढ़ो जरा। साक्षी और अनन्या के बुक में, किताब में लिखे ना, बाकी लोगों के किताब में तो लिखे नहीं। उसके बाद में हमने बात की थी कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन के बारे में बात करते वक्त मैंने कहा था कंजंक्शन क्या करता है? दो या दो से अधिक चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट? और ऐसी चीजें कनेक्ट करते वक्त दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है। वो दो इक्वल चीजें कौन सी हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत, डाउट है? नहीं है? फिर उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था वर्ब। वर्ब के कितने टाइप दिए हैं? 15 टाइप्स दिए हैं मैंने। कितने टाइप्स दिए हैं? 15 टाइप्स दिए हैं। वेरी गुड। मैंने कहा था जिस वर्ब को डी, ईडी, एन, ई, एन, टी लगता है वो वर्ब कौन सा होता है? कौन सा वर्ब होता है? वीक वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? वीक वर्ब। उसे रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, बताया था या नहीं? तो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है? जब सेकेंड फॉर्म में, जब हम किसी भी वर्ब को सेकेंड या थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं और ऐसा फॉर्म चेंज करते वक्त उसके वॉवेल में चेंज होता है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है। और हर एक स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सा वर्ब होता है? इरेगुलर वर्ब होता है। इरेगुलर वर्ब मतलब कौन सा वर्ब? जो जनरल रूल जो है V2 V3 में फॉलो नहीं करता, उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। उसके बाद में हमने पढ़े थे, उसके बाद में कौन सा लिख के दिया?
वो छोड़ो, रेगुलर इरेगुलर हो गया ना अभी। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? सभी मेन वर्ब से लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। चलिए आगे। स्टेटिव वर्ब्स क्या दर्शाते हैं? स्टेट दर्शाते हैं, जैसे कि नो, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, पार्डन, ये क्या है? सारी स्टेट्स है। क्या है ये? स्टेट्स। उसके बाद में डायनामिक वर्ब्स क्या दर्शाते हैं? हमेशा एक्शन दर्शाते हैं। उसके बाद में डिफेक्टिव वर्ब्स क्या है सर? ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से वर्ब्स है? उसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वैसे नहीं, ध्यान कैसे रखना है, जब किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव बनेगा। उसके बाद में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात की थी। फाइनाइट वर्ब मतलब कौन सा वर्ब? ऐसा वर्ब, वो आपको समझना चाहिए, ऐसा वर्ब जो अपना फॉर्म किसके अनुसार चेंज करता है? टेंस के अनुसार चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? और जो चेंज नहीं करता उसे क्या करते हैं? तो ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। और फिर दो वर्ब्स के बारे में हमने चर्चा करना शुरू की थी, वो था एक मेन वर्ब और दूसरा था। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने टाइप्स है? ऑक्सिलरी वर्ब्स को और दो नाम दिए थे। क्या थे वो दो नाम? सपोर्टिंग वर्ब्स और, ठीक है, उसको आगे हमने कितने टाइप्स में सब क्लासिफाई किया था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मुझे बताओ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू एंड। तो मार्जिनल मॉडल कौन से है? डेयर एंड नीड। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है? बी, डू और। यहां पे एक चीज मैंने बताई थी आपको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रोल सेंटेंस में एक ही होता है, और वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। कौन सा होता है? दूसरी चीज, इनके बाद में आने वाला वर्ब हमेशा कौन सा होता है? V1 ही होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज मैंने बताई थी। उसके बाद में थर्ड चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी, इनके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। हालांकि वहां पे दो एक्सेप्शन है, एक है यूज टू और दूसरा है ऑट टू, जहां पे यूज्ड और ऑट के बाद टू ये प्रेपोजिशन आया है। उसके बाद में हमने बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनके बारे में बात करते वक्त मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो वर्ब्स है इनको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज मेन वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। और आगे फिर मैंने ये भी बताया था कि जरूरत के अनुसार उनके साथ प्रेपोजिशन भी आ सकता है। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। क्या थे वो 5 टाइप्स? तो ये V1 सिंगुलर होता है या प्लूरल? और V5 फैंटास्टिक। V5 को क्या सफिक्स लगाते हैं हम? यस या तो यस। V4 को क्या लगाते हैं? ING। V2 या V3 को क्या लगाते हैं? डी, ईडी, एन, EN या तो T लगाते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये वर्ब V2 है या V3 है? उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो V3 बन जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भूलना नहीं है कभी भी। कोई भी पास्ट दर्शाने वाला वर्ब आपको दिखता है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ तो वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को वो फॉर्म्स पढ़ाए। मुझे बताइए हैव सिंगुलर है या प्लूरल है? टू बी का 5वां फॉर्म इज, तीसरा फॉर्म डू का चौथा फॉर्म क्या है? डूइंग। टू बी का दूसरा फॉर्म क्या है? चौथा क्या है? पहला क्या है? तीसरा, चौथा बीइंग। डू का 5वां फॉर्म दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा। वेरी गुड, समझ में आया सभी लोगों को? ये भूलना नहीं। उसके बाद में मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी आप लोगों को लिख के दिए हैं, इंपॉर्टेंट दिए हैं या नहीं दिए हैं? वो क्या आप लोग पढ़ते हो कभी? डायरेक्टली फ्यूचर टेंस है तो मैंने वो आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख के दिए थे फ्यूचर टेंस के, और फिर उसके बाद में टेंस के ऊपर हमने एक्सरसाइज ली और सेग्रीगेशन ऑफ द वर्ब्स लिया। सेग्रीगेशन ऑफ द वर्ब्स लेते वक्त मैंने कहा था सेग्रीगेशंस के कितने टाइप्स है? कौन से है? एक्टिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव।
एक्टिव टू एक्टिव में कितने वर्ब्स को सेग्रीगेट करते हैं हम, कौन से है वो, V1, V2 एंड V। अब सवाल ये है कि अगर सेंटेंस में V1 है तो उसमें से बाहर क्या आएगा। चलो याद रखो, मैंने कहा अगर देखो ये एक्टिव टू एक्टिव सेग्रीगेशन हम क्यों फॉलो करते हैं या क्यों करते हैं। मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस को जनरली नेगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना पाते। तो फिर इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना जरूरी था, तो ग्रामेरियन ने एक रास्ता निकाला, वो था सेग्रीगेशन का, जिसमें से जो दिया हुआ मेन वर्ब होता है उसमें से डू डज डीड निकालकर हम सेंटेंस का नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव फॉर्म बनाते हैं। तो V1 है तो उसमें से बाहर आएगा डू प्लस, V2 से और V5 से नेगेटिव बनाना है दोनों के बीच में, इंटरोगेटिव बनाना है दोनों के बीच में। फैंटास्टिक। उसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि डू डज डीड कहीं पे भी दिखता है तो उसके बाद में आने वाला वर्ब हमेशा कौन होता है, V1 ही होता है डू डज डीड के बाद आने वाला वर्ब। ये याद ही रखना है, इसके ऊपर एरर हो सकती है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी एक्टिव टू पैसिव की। अब ये एक्टिव टू पैसिव की चर्चा करते वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि यहां पे हम वॉइस को चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं? क्या हम टेंस को यहां पे चेंज करते हैं? नहीं, कोई भी टेंस यहां पे चेंज नहीं होता है। ये मैंने चीज आपको कही थी और आपको बताया था अगर सेंटेंस में V1 या V5 है तो इसमें से बाहर क्या आता है, V2 है तो इसमें से बाहर क्या आएगा, V3 है तो इसमें से बाहर क्या आएगा, और V4 है तो इसमें से क्या बाहर आएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा था ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक्टिव का है और ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो पैसिव का है। ये जो स्ट्रक्चर है हमें प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, ये पास्ट दर्शाता है, ये परफेक्ट दर्शाता है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है। ये बात हमने की थी, राइट। मान लीजिए सेंटेंस में V1 या V5 है तो टेंस कौन सा है, अगर V2 है तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस, और वॉइस कौन सा है, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव बनाना है उसमें से बाहर क्या आएगा, वाज वेयर प्लस V3 है तो टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस है, और वॉइस कौन सा है। अब इसे पैसिव बनाना है, बाहर क्या आएगा, बीन प्लस V3। अगर V4 है तो टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, और वॉइस कौन सा है। अब पैसिव बनाना है, इसमें से बाहर क्या आएगा, बीन प्लस, फैंटास्टिक। फिर मैंने आपको एक्टिव पैसिव का एक्सरसाइज लिया था, यहां पे भी मैंने फ्यूचर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया था। टेंसेस का हमने बहुत सारा एक्सरसाइज लिया या नहीं लिया, और फिर उसके बाद में हमने शुरू किया था टेंसेस पढ़ाना, राइट। अब जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था तो पहले ही मैंने एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर आपको शायद लिख के दिया था कि किसी भी टेंस को लिखते वक्त, नॉट किसी भी, 8 टेंसेस जनरली ऐसे जिन्हें हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक एक्टिव में और दूसरा पैसिव में, वो स्ट्रक्चर लिख के दिए थे। फिर टेंसेस समझाते वक्त मैंने पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझाया। ये क्या दर्शाता है, ये हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन दर्शाता है। और कौन सी चीज हम सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं, मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस किया जाएगा। कमेंट्री है, अनाउंसमेंट्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। न्यूज की हेडलाइंस है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है तो वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगर हमारा कोई फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। यहीं पे एक और चीज बताई थी कि अगर फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी दर्शा सकते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, वहां पे ये यूज मैंने रिपीट किया था। उसी के साथ मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब यूज किया जाता है, जनरली जब हम कोई बात हम बोल रहे हैं, उसी वक्त कोई घटना घटित हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम जब बात कर रहे तो घटना उस वक्त नहीं पर उस दौरान घटित होती है, तो ऐसी घटित होने वाली घटनाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शा सकते हैं, मैंने बताया था। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने कहा था एक्शन पास्ट में होती है, एक्शन, पर उसका संबंध जब प्रेजेंट में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है, ये बताया था। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की थी
पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहां पे ये बताया था, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई है, प्रेजेंट में भी शुरू है, और देयर आर चांसेस कि वो एक्शन फ्यूचर में भी शुरू रहेगी, ऐसी एक्शन हम कौन से टेंस में एक्सप्रेस करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर हमने बात की थी सिंपल पास्ट, कहा था सिंपली पास्ट में घटित होने वाली एक्शन सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस की जाती है, कहा था या नहीं? अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? यस्टरडे, मंडे, लास्ट मंथ, है ना, एगो, ये सारे क्या दर्शाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एक्सप्रेशन और पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्सेप्ट शायद मैंने बताई थी, यहां नहीं तो कहीं और दी होगी। फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस समझाया, उसके स्ट्रक्चर्स दिए, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते वक्त मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट यूज कब करते हैं? जब कोई एक्शन, जब देयर आर टू एक्शंस मेंशन्ड इन अ सेंटेंस और उस वक्त उसका सीक्वेंस दिख रहा हो, तो पहली एक्शन पास्ट परफेक्ट में, पहली एक्शन, पहली घटित होने वाली एक्शन पास्ट की, और उसके बाद में जो पास्ट में घटित हुई है वो, ये मैंने बताया था। उसी तरह से मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया था कि पास्ट में कोई एक्शन चल रही हो और उसी दौरान उसमें शिफ्ट आता है, चेंज आता है, तो वो चेंज आने वाली एक्शन सिंपल पास्ट में, पर जो घटित हो रही थी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर फ्यूचर टेंस के मैंने स्ट्रक्चर लिखवा है, और फिर हमने शुरू किया था टेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसे एक्सप्लेन किया, और फिर वॉइस पढ़ाना शुरू किया। वॉइस में मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं ये आपको पढ़ाया, और फिर उसके बाद में शुरू किया था हमने हमारा चैप्टर नाउन। वॉइस को डिटेल में जो रिवीजन है वो कल होगा, ठीक है? और हफ्ते में एक दो बार या दो बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए, ये आपको याद दिलाना है। अब ये याद रखना है कि हमने पढ़ना शुरू किया था पहला चैप्टर नाउन। कौन सा चैप्टर शुरू किया हमने? नाउन। और क्या कहा था नाउन के बारे में? या नाउन्स, नाउन्स के कितने टाइप्स दिए हैं? कौन से? टेंजिबल मतलब कैसे? जो दिखते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सारे टेंजिबल, और जो दिखते नहीं, जिनको हम छू नहीं सकते, वो सारे इंटेंजिबल। वो सारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इनमें टेंजिबल में कौन से नाउन आते हैं? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड, यही 4 नाउन आते हैं। और इंटेंजिबल में कौन से आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉमन नाउन्स मतलब कौन से नाउन्स? जिससे क्या दिखता है हमें? कॉमन आइडेंटिटी दिखती है। कॉमन होती है एक से अधिक लोगों के बीच में, वस्तुओं के बीच में, चीजों के बीच में। जैसे कि एसीएस, ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि एसीएस बोलेंगे तो यही होगा, बाजू की कहीं और की एकेडमी हो नहीं सकते। तो एसीएस भी क्या हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। समझ में आया सभी लोगों को? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, डाउट? तो फिर कलेक्टिव क्या है? ग्रुप के नाम। इतना क्या सोचते हो यार? सोचने में क्या रखा है ना? सोचने में क्या रखा है? ग्रुप का नाम। किसका नाम? ग्रुप का नाम। तो ग्रुप कौन सा नाउन है? बंच कौन सा नाउन है? कैटल, पिजेंट्री, पब्लिक, पीपल, बुके, आर्मी, ट्रूप। सैन्याची तुकड़ी। तुकड़ी मतलब एक आदमी की होती है क्या? एक आदमी आ रहा है, देखो ट्रूप आ रही है मिलिट्री की, ऐसे बोल सकते हो आप। तो ट्रूप क्या हुआ? बटालियन क्या हुआ? कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? फ्लॉक, SHOVEL, शॉवल मतलब वो फिश का जो होता है ना, कभी कभार दिखता है, ए टैंक, फिश टैंक। जब फिश का ग्रुप हमें दिखता है ना नदी में, कभी कभार बारीक, थोड़ी सी मोटी दिखता है ना ग्रुप, उसको शॉवल कहते हैं। या फिर तीरों का जो होता है ना गुच्छा, उसे भी शॉवल कहा जाता है, ठीक है? तो ये सारे कौन से नाउन्स हैं? कलेक्टिव नाउन्स है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन? सभी लोग, नेम्स ऑफ
materials. For an example, yes guys, I was talking about what? Material noun. मतलब material का नाम. Material क्या है? Just look into this room, you will find out material everywhere. ग्लास क्या है? वो किससे बना है? वो अलमीरा मटेरियल है. ये नोटबुक है, क्या यूज किया उसमें? पेपर क्या है? मटेरियल है. मटेरियल है कि नहीं है? मेरा ये टी शर्ट है, किससे बना है? तो कॉटन क्या हुआ? मटेरियल है. किससे बना है? पेन. तो प्लास्टिक क्या हुआ? मटेरियल हुआ. शूज पहनते हो, किससे बना है? किसका शूज? लेदर से. कुशन से, तो कुशन, लेदर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है. कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है. अरे है या नहीं है? Shall we move on to the next one? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन बताएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नेम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड फैंटास्टिक. ऑनलाइन वाले कभी समय मिले तो देखो, ट्राई करो, अगर आंसर कर सकते हो तो. एडजेक्टिव है वो. क्या है वो? एडजेक्टिव है. हैप्पी, सैड क्या है वो? एडजेक्टिव है. ठीक है. उसको जब एडजेक्टिव को जब एनईएस लगाओगे ऐसे हैप्पी को, तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा. सैड को लगाओगे तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. सैडनेस, हैप्पीनेस. ठीक है. उसके बाद में और बस इतने ही है क्या नाउन? विजडम, इंटेलिजेंस, फादरहुड, मदरहुड, एनिमिटी और एनमिटी. एनिमिटी नहीं, वो एनमिटी क्या है वो? रिजिडिटी है ना. तो ये सारे कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आगे हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया था. कौन से थे वो दो टाइप? काउंटेबल नाउन्स एंड. अब मुझे आपको ये बताना है काउंटेबल नाउन्स मतलब कैसे नाउन्स? जिनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिनको नंबर में काउंट नहीं किया जाता वो फैंटास्टिक. यहां तक सही है? तो जिनको नंबर में काउंट किया जाएगा वो काउंटेबल, और जिनको नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता वो हो सकता है. कुछ नाउन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में मेजर किए जाते हो, तो मेजर करना काउंटिंग में नहीं आता. मेजर करते वक्त यूनिट्स काउंट होते हैं, मटेरियल मेजर होता है. क्या कहा है मैंने? यूनिट जो है वो काउंट होते हैं. किलोग्राम काउंट होगा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो. पर गेहूं, चावल जो भी आप ले रहे हो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली? आप यू आर मेजरिंग इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. समझ में आया? और फिर मैंने आप लोगों को ये कहा था काउंटेबल नाउन को यूज करते वक्त आप उसको दो फॉर्म में यूज कर सकते हो. उनको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, और अगर सिंगुलर है तो उनके साथ आने वाला वर्ब, और प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल आएगा. फिर मैंने ये भी कहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हो. यह आर्टिकल बाकी किसी नाउन के साथ आता नहीं. अनकाउंटेबल नाउन का फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर. उसके बाद में मैंने कहा था इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता. पर नीचे एक मैंने ना लिख के दिया था नोट. नोट क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी नाउन हो वो अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया हो तो उसके साथ आर्टिकल द यूज किया जाता है. ये मैंने बोला था. और फिर यहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स लिख के दिए थे. अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा उसे पढ़ सकते हैं अलाउड. अरे क्या बताया था इनको? यह सीएस लगता है कि नहीं लगता है? नहीं. इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है या नहीं आता है? नहीं. इनके साथ आर्टिकल ए एन आ सकता है या नहीं आ सकता है? इनकी सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी दर्शाई जा सकती है क्या? दर्शाई जा सकती है. उसके एक्सप्रेशंस मैंने लिख के दिए थे. फिर एक्सरसाइज ली थी और उसके बाद में हमने चर्चा की थी कुछ कलेक्टिव नाउन्स की जिनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. कौन से थे वो? कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, फोक वगैरह वगैरह. समझ में आया सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? अरे है क्या? नहीं. शाल वी मूव ऑन? शाल वी? फिर उसके बाद में कलेक्टिव नाउन्स को मैंने दिया था, उसके एग्जाम्पल दिए और फिर मूव किया था हमने दूसरे कलेक्टिव नाउन्स पे. और वहां पे चर्चा की थी कि कलेक्टिव नाउन्स का जनरली फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है? सेम होता है. अरे होता है या नहीं होता है? और फिर सवाल आया था इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो मैंने कहा था जब कभी ये सेंटेंस में यूनिटी दर्शाते हैं, टुगेदरनेस दर्शाते हैं, ग्रुप दर्शाते हैं,
अग्रीमेंट दर्शाते हैं तो इन्हें सिंगुलर कंसिडर करना है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब। अगर अपोजिट चीजें हैं तो प्लूरल कंसिडर करना है और प्लूरल वर्ब उसके साथ यूज करना है। ये मैंने आप लोगों को बताया था या नहीं? यहां तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है, शैल वी मूव ऑन। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, समझाया था आप लोगों को? अरे दिए थे या नहीं? कुछ एग्जाम्पल्स बाकी थे, क्या आपने सॉल्व किए हैं? किया आपने सभी लोग सभी एग्जाम्पल्स? चलिए, मैंने कहा there are many teams to participate in the competition. There are many teams to participate in the competition. ये सही है या गलत है? अगर इस सेंटेंस को आप देखते हो तो वहां पे लिखा क्या है, रॉन्ग क्या है इसमें? आपने कहा ये टीम्स रॉन्ग है। चलो, किसी को आंसर करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट तो आप कर सकते हो। तो एक और आंसर आया है, टीम्स सही है, आर गलत है। हाँ जी, चलो एक आंसर आया है, और कोई? तो सेंटेंस कैसा है? मैंने कहा था ये कि याद रखना है, ये क्यों बता रहा हूं। मैंने जो नाउन लिख के दिए हैं, कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम कब रहेगा? जब ग्रुप एक है। इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तब एक होता है, या जब एक ही होता है जब एक ही होता है तब हम एक ही समूह की चर्चा करते हैं, एक ही समूह की चर्चा करते हैं। तो अगर आपको याद है तो कल मैंने कहा था, अगर दिए गए नाउन में से क्या दिखता है, यूनिटी, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर है दिया हुआ, उसमें यूनिटी है तो वो सिंगुलर होगा, उसमें डिवाइड है तो उसमें प्लूरल होगा। पर अगर इनके यूनिट एक से अधिक है, इनके यूनिट्स एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो उस वक्त इनको यस ईएस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। एक से अधिक हो मतलब, अब सुनना है, लिखना नहीं है। मान लीजिए कमिटी एक ही है, ये कितनी कमिटी है? इसमें मान लीजिए ये 3-4 लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं, एक लड़की है, 2-4 लड़के, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो इस कमिटी में अगर यूनिटी है तो ये सिंगुलर, या इसे मैं अच्छे से लिखता हूं, हाँ ठीक है। मान लीजिए यह एक कमिटी है,
ठीक है, तो यहां पे ये एक कमिटी है, कमिटी में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो एक हो गई एक कमिटी, ओनली वन कमिटी। कितनी कमिटी है? अब मान लीजिए कि इसमें अगर यूनिटी है, क्या दिखती है इसमें? यूनिटी दिखती है। यूनिटी दिखती है मतलब क्या? मतलब जो भी बात हो रही है सभी अग्री करते हैं, तो इसे कैसे कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर। और इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? मान लीजिए सभी अलग अलग बात करते हैं, इसमें इनमें डिवाइड है, एक दूसरे से झगड़ा चल रहा है इनका, तो इसे कैसा कंसीडर किया जाएगा? प्लूरल। और इनके साथ वर्ब कैसा आएगा? अब समझना यह है कि कमिटी एक है तब इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसा है? सेम है। पर मान लीजिए यहां पे दो अलग अलग कमिटीज बनाई गई है कोई प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए। इसमें कुछ लोग हैं, इसमें भी 5 लोग हैं, और इसमें भी 5 लोग हैं। समझ लेना है सभी लोगों ने जो बोल रहा हूं। कमिटीज कितनी है यहाँ पे? 2 कमिटीज है। तो यहाँ पे नंबर 1 ये एक कमिटी है, और यहाँ पे नंबर 2 यह एक कमिटी है। अब कमिटीज कितनी बनी है? हाँ, तो जब यूनिट, अब ये यूनिट एक है या एक से अधिक है? अब ये दोनों को अगर मुझे एड्रेस करना है तो ये मेरे लिए क्या बन गई? अभी टीम का भी वैसे ही है। किसी भी नाउन को ले लीजिए, पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक हो, कोई भी नाम ले लो, अगर समूह एक से अधिक है तो उनको यस ई एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, ये याद रखना है। गेटिंग इट एवरीवन? हाँ जी, समझ में आया सभी लोगों को ये? किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो यहाँ पे बात ये चल रही थी राधिका, अगर कमिटी एक ही है, उसमें यूनिटी है तो वो सिंगुलर होता है, डिवाइड है तो वो प्लूरल होता है। नॉट ओनली कमिटी, कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन यूनिट में एक है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। पर यूनिट अगर अलग अलग है या एक से अधिक है, अलग अलग नहीं, एक से अधिक है, तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त उसको यस ई एस लगता है। तो जब मैंने आपको यह सेंटेंस दिया था, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, देयर आर मेनी टीम्स टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, तो टीम एक है या अनेक है? तो यूनिट एक से अधिक हुए या नहीं हुए? तो जब कलेक्टिव नाउन्स के यूनिट एक से अधिक होते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म यस ई एस लगाकर बनाया जाता है। अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? बात खत्म। गेटिंग इट? किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछिए। अरे कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। Some of the collective nouns have same forms in singular and plural. For an example, deer, sheep, fish, offspring, aircraft,
स्पेसक्राफ्ट, टुना ये तो फिश का नाम है, सालमन ये भी फिश का नाम है, स्वाइन, बफेलो, और अब हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिसके ऊपर जनरली सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है क्या कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है रूल, क्या लिखे दिया है मैंने अभी आप लोगों को, ये जो नाउन्स है, इस तरह के कुछ नाउन्स है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैसे होता है, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर इज अ शिप, देयर इज अ शिप, शिप नहीं, देयर इज अ शिप, 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 देयर इज अ शिप इन माई यार्ड। और दूसरा है देर आर मेनी शिप ग्रेजिंग इन माई फील्ड, ग्रेजिंग इन माई फील्ड, देर आर मेनी शिप ग्रेजिंग इन माई फील्ड। चलो लिख लो इसे। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अरे ये भी होता है क्या इसमें, मान लो मैंने ये लिया, ये ठीक है, इस तरह से है ना, इसका कलर भी होता है ना, डिलीट, अरे ये तो मुझे पहली बार दिखा यार, ये बढ़िया है। चलो छोड़ो, कहां से निकल के आया है, यहां से ना, छोड़ दो उसे, चलिए। तो यहां पे शिप कितनी है, शिप कितनी है यहां पे, एक ही शिप है, ठीक है। तो ये शिप कैसा है, सिंगुलर है। यहां पे शिप कितनी है, तो ये शिप कैसा है, तो इसको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में लिखते वक्त क्या मैंने इसमें कोई चेंज किया है, सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कहीं पे भी कोई चेंज दिखता है नहीं, क्यों भय, या शिप मध्ये काही चेंज दिसते का, सेंटेंस में चेंज है, ये सही है। ये चेंज क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे इज आया है। ये चेंज क्यों है, क्योंकि यहां पे ये प्लूरल कंसीडर किया है। ये सिंगुलर कंसीडर किया है इसलिए इज, और ये प्लूरल कंसीडर किया है इसलिए आर। एक बात हमेशा याद रखनी है, अभी देयर आया है तो ये बताना जरूरी है, देयर के बाद में या फिर WH वर्ड के बाद में याद रखना है, इनके बाद में जो वर्ब आता है, यह वर्ब इनके बाद में इधर जो भी नाउन प्रोनाउन होगा इनके अनुसार होता है। क्या कहा है मैंने, देयर के बाद में या फिर WH वर्ड के बाद में तुरंत वर्ब अगर आ रहा है तो वह वर्ब इनके बाद में जो नाउन प्रोनाउन होगा उनके अनुसार होता है, ठीक है। और ये WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, इंटरोगेटिव वाला WH वर्ड होना चाहिए।